जय हिंद। जीके इन चार्जेस चैनल पर स्वागत है हमारे सभी दोस्तों का। बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले हमारे दोस्त जिनका भी 2021 में बिहार दरोगा का एग्जाम है, वह तैयारी को मजबूत बनाते चलें। जीके जीएस के प्रश्नों को यहां पर कलेक्शन करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार दरोगा के सिलेबस को देखते हुए या तो पहले पूछे गए हों या तो पूछे जाने की संभावना बनती हो, ऐसे प्रश्नों को यहां पर कलेक्ट करके उनका आंसर भी बताया जाता है क्विज के माध्यम से, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिस्कशन भी कराया जाएगा। और यूट्यूब पर एक पहला ऐसा ग्रुप होगा बिहार दरोगा का जो डेडिकेटेड रूप से बिहार दरोगा की तैयारी ही यहां पर करवाई जाएगी। और आप लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस को जो भी हो सकता है हर दिन बढ़ाते चलें। इसकी तैयारी में याद रखिएगा 99% तैयारी नहीं करना है, 100% करना है, क्योंकि अगर एक नंबर से भी एग्जाम छूटा तो आप फिर से वहीं को वहीं रहेंगे। हर दिन दौड़ बढ़ाते रहिए, हर दिन तैयारी करिए, जीके जीएस को इम्प्रूव करते रहिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। बिहार दरोगा की तैयारी अगर 2021 के लिए आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि जब एग्जाम डेट आएगा उस दिन तैयारी नहीं होगी। अभी से शुरू करिए। चलिए कुछ जीके जीएस के प्रश्नों को देखते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। यूट्यूब पर पहला ग्रुप बिहार दरोगा के लिए जरूर जुड़े इस चैनल पर। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्विज के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग आंसर जरूर देखिएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो इसका आंसर आप लोग मैप से थोड़ा देखिए। यदि यह इंडिया का मैप हो दक्षिण भारत का तो यहां पर आप केरल राज्य देखेंगे और इसके ऊपर से यहां कर्नाटक राज्य है, इस तरह से कर्नाटक है और यहां तमिलनाडु है। तो कावेरी नदी के बारे में पूछता है, इसका उद्गम स्थल तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और यह तमिलनाडु के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जाके मिलता है। इधर बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी का मुहाना है और इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में है। क्वेश्चन पूछता है किन दो राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका आंसर भी होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। क्वेश्चन है शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर ही स्थित है। क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और शिव समुद्रम जलप्रपात भी इसी नदी पर स्थित है। इसके बाद देखिएगा कुछ सहायक नदियां हैं। सबसे पहले याद रखिएगा 3 सहायक नदियों को, जो कि कावेरी की सहायक नदी है अमरावती, हेमावती और सिमसा। यह तीनों नदी कावेरी की सहायक नदियां हैं। पूछता है बहुत ज्यादा, अमरावती, हेमावती और सिमसा यह कावेरी की सहायक नदी है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में उसका उद्गम स्थल है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मंत्री परिषद से। मंत्री परिषद के आकार को सीमित करके 15% किस भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? यानी कि जो भी विधानसभाओं में सीटों की संख्या है अधिकतम उसका 15% ही मंत्री पद बनाया जा सकता है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा तय किया गया? तो इसे याद रखिएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में इसे तय किया गया कि 15% तक ही मंत्री परिषद के सीटों की संख्या होगी। 91वां संशोधन 2003 ईस्वी। पहले जो होता था वह विधायकों को मंत्री बनाया जाता था उनका दिल रखने के लिए, और इसकी संख्या बढ़ते जा रही थी तो उसे तय करके 15% किया गया। परंतु किसी भी राज्य में कम से कम 12 मंत्री जरूर होंगे। किसी भी राज्य में 12 मंत्री जरूर होंगे और यह जो 15% इनकी तय संख्या है इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री भी आएंगे। तो मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का आकार 15% तक किस संविधान संशोधन द्वारा निश्चित किया गया? 91वां संशोधन 2003 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आनुवांशिकता से है। तो सबसे पहले याद रखिए आनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम वाटसन ने। क्वेश्चन डिफिकल्ट है मगर पूछता भी ऐसा ही है। विलियम वाटसन ने आनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आनुवांशिकता जो है वो जेनेटिक्स, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों के विकास से संबंधित है, यानी कि जो गुण माता पिता में देखे जाते हैं वह बच्चों में देखे जाएंगे। तो इसका जो अध्ययन है
तो पूछेगा आनुवांशिकता के पिता किन्हें कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा गया है, तो वह है मेंडल। आनुवांशिकता का पिता मेंडल को कहा गया है। ग्रेगर जोहान मेंडल यह ऑस्ट्रिया के निवासी थे, इन्हें ही आनुवांशिकता का पिता कहा गया। और पूछता है मेंडल ने आनुवांशिक गुणों के जो भी उसके स्टडी के लिए किस पौधे को सबसे पहले चुना था, तो वह था मटर का पौधा। मटर के पौधे को क्रॉसिंग करा के उन्होंने आनुवांशिक गुणों को थोड़ा स्टडी किया था, तो मटर का पौधा भी याद रखिएगा। आनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जोहान मेंडल, और आनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम वाटसन ने किया था। इसके बाद है सुनहला फरमान। क्वेश्चन है अंग्रेजों को सुनहला फरमान किसने प्रदान किया था, अंग्रेजों को सुनहला फरमान किसने प्रदान किया था, तो गोलकुंडा के सुल्तान ने। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहला फरमान दिया था। और इसमें क्या था कि अंग्रेज यदि 500 पैगोडा प्रति वर्ष गोलकुंडा के सुल्तान को प्रदान कर देंगे तो वह गोलकुंडा के बंदरगाह पर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं। तो आप लोग गोलकुंडा से परिचित होंगे। कोहिनूर हीरा भी गोलकुंडा के खान से ही निकाला गया था। गोलकुंडा भारत में तेलंगाना राज्य में हैदराबाद के समीप स्थित है। गोलकुंडा तेलंगाना में हैदराबाद के समीप स्थित है। और सुनहला फरमान अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में दिया था, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है हौज खास। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही पूछता है। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था और कहां करवाया था, तो हौज खास दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह एक इमारत है जो दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था, तो खिलजी वंश का था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। और उसका भतीजा या दामाद, उसके रिश्ते में भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी, यह जो था इसने हौज खास का निर्माण दिल्ली में करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने का और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा किसने शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर क्वेश्चन पूछे कि कम तौलने के एवज में मांस काट लेने का यह जो है फरमान किसने सुनाया था, यह भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। यह खिलजी वंश का दूसरा शासक था, याद रखिएगा। घोड़ा दागना, सैनिकों का हुलिया लिखना और सैनिकों को नकद वेतन देने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और दिल्ली में इसने हौज खास का निर्माण करवाया था। इसके बाद है कैंपे गोड्डा। कैंपे गोड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, कैंपे गोड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु राज्य में स्थित है जो कि कर्नाटक में है। और यहाँ एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के साथ याद रखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में बंगलुरु में। और कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बंगलुरु में ही स्थित है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, चौथे राष्ट्रपति, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। इधर एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, इसमें भी पूछा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो वह थे बीबी गिरी। याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले याद होगा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब राष्ट्रपति बने, तो 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन भारत में पहला राष्ट्रपति बना। 26 जनवरी 1950 को पहला कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसको यहां पर देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा बताइए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरा आप लोग याद रखिएगा, शुरू से 4 ही याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन याद रखिए। और पूछेगा कि भारत के पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए थे, तो वह थे जाकिर हुसैन, और यह तीसरे राष्ट्रपति थे। और चौथा इसमें पूछा है भारत के चौथे राष्ट्रपति, तो यह है बीबी गिरी। बीबी गिरी। और याद रखिएगा, यह राष्ट्रपति बनने से पहले क्वेश्चन भी पूछता है भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, तो वह भी थे बीबी गिरी। 1969 में यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे और उसके जस्ट बाद ही इन्होंने राष्ट्रपति का पद भी धारण किया।
तो पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से याद रखना है, यह 1962 ईस्वी तक राष्ट्रपति रहे थे। संविधान के लागू होने के दिन से 1962 ईस्वी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा जाकिर हुसैन जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, और चौथा जो है वह बीबी गिरी जो कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए थे। और याद रखिएगा, अगर आप इसे मिटा देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिटा दीजिए, तो यह जो है यह हो जाएगा पहला, यह दूसरा और यह तीसरा। यह हो गए पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे उपराष्ट्रपति। क्रम से ही इसे देखिएगा, पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन और तीसरे उपराष्ट्रपति बीबी गिरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लीजिए इसी वीडियो में। और इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी बॉटनी का जो जनक है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को। याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, लाइकेन। लाइकेन जो है शैवाल और कवक से मिलकर बनता है, तो लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वह भी थे थियोफ्रेस्टस। तो वही क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने ही किया था। इसके बाद है, यदि आपसे पूछा जाए कि जो वनस्पति विज्ञान है उसके अंतर्गत अध्ययन सबसे बड़ा कौन सा समूह आता है, तो वह है थैलोफाइटा। आप लोग जानते होंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो इसमें जो सबसे बड़ा समूह है वह होता है थैलोफाइटा। इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल याद करना है, थैलोफाइटा सबसे बड़ा वनस्पति जगत का समूह है। इसी के अंतर्गत शैवाल भी आता है, याद रखिएगा, शैवाल भी थैलोफाइटा के अंतर्गत ही आता है। कवक यह भी थैलोफाइटा के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश की, मतलब किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का जो सबसे उपयुक्त माप है वह क्या है। यह इकोनॉमिक्स से है, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है वह क्या है, तो याद रखिएगा जीडीपी। जीडीपी जो है वह किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है। जीडीपी से हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा आप किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को देख सकते हैं। जो विश्व बैंक है या जो आईएमएफ, यह संस्था जो है किसी भी देशों की तुलना जीडीपी के माध्यम से ही करता है। और यह जीडीपी होता क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है इसमें, तो याद रखिएगा जीडीपी जो है वह, जैसे भारत का जीडीपी अगर निकालना है तो यहाँ के निवासी द्वारा या दूसरे देश से आए प्रवासियों द्वारा यहाँ एक साल के अंतर्गत जो भी उत्पादन किया गया और जो भी उसका सेवा है उसका अंतिम लागत, जो उसका अंतिम लागत होगा एक साल के अंतर्गत, वही मुख्य रूप से जीडीपी कहलाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर यह पेन है, इसे 9 रुपया इसके वस्तुओं को बनाने में लगा है और बनाने वाले ने अगर 1 रुपया लिया तो इस पेन की कीमत 10 रुपया है। और इसी तरह भारत में किसी भी वस्तु का निर्माण अंतिम रूप से जो होता है वही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जो उसका कीमत है परसेंटेज में। अगर यह बढ़ रहा है तो उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है, और तुलनात्मक अध्ययन इसी तरह से किया जाता है। सबसे मजबूत देश कौन सा है आर्थिक रूप से, तो जीडीपी के माध्यम से पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है। किस गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा गया है, तो लॉर्ड रिपन को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी, याद रखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। लॉर्ड रिपन जो था उसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसे हटा दिया था। इस एक्ट में क्या था कि भारत में जो भी समाचार पत्र प्रेषित किए जाते थे उस पर कुछ कानून था, उसे हटाकर एकदम खत्म कर दिया था। वह जो जैसे अंग्रेजी समाचार पत्र जिस तरह से छपते थे, ठीक उसी तरह भारतीय भाषाओं में भी समाचार पत्र छपने लगे। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। और यहाँ क्वेश्चन है, भारत का उद्धारक किसे कहा गया, लॉर्ड रिपन को। इसके बाद देखिएगा, कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी,
भारत में सबसे पहली बार नियमित रूप से जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इनका शासनकाल 1880 से 84 ईस्वी तक लगभग रहा था। तो 1881 ईस्वी में पहली बार नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई। और जनगणना सबसे पहले 1872 ईस्वी में हुआ था, परंतु वह थोड़ा डिफिकल्ट था, वह लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। 1872 में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुआ और 1881 में नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के काल में हुआ। इन्होंने कारखाना अधिनियम भी लाया था और इल्बर्ट बिल विवाद भी आप लोगों ने सुना होगा, वह भी लॉर्ड रिपन से ही संबंधित है। और कारखाना अधिनियम में जो था 7 वर्ष से कम के बच्चों को इन्होंने काम करने से मना किया था। तो कुछ अच्छे कार्यों के लिए इन्हें भारत का उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है सतकोसिया। क्वेश्चन है सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोसिया बाघ रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। सतकोसिया बाघ रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यही एक और है सिमलीपाल। सिमलीपाल भी याद रखिएगा, यह भी बाघ रिजर्व है, यह भी उड़ीसा में स्थित है। तो सतकोसिया और सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित बाघ रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो अगर बिहार दरोगा की तैयारी के लिए इस तरह से आप लोग जीके जीएस को पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कुछ अच्छा लगे, यदि आप लोगों ने कुछ सीखा तो एक बार वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें और जुड़ जाएं हमारे साथ और लगे रहें बिहार दरोगा की तैयारी में। जरूर होगा, मेहनत करिए, विश्वास रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।